गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनोज चौटिया रघुनाथ स्कूल रतनगढ़ से आपका जीव विज्ञान की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण और आज से अपनी ये तृतीय इकाई थर्ड यूनिट स्टार्ट होती है। 2 यूनिट अपन पढ़ चुके हैं और तृतीय यूनिट थर्ड यूनिट का ये पहला चैप्टर है और इस यूनिट का नाम क्या है आप लोगों को पता है, पादप कार्य की द्वितीय। पहले अपन ने पादप कार्य की प्रथम के अध्याय पढ़ लिए। आप लोगों को पता होगा पादप कार्य की का जनक किसे कहते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो याद रखना है स्टीफन हेल्स, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वाले अध्याय में एक बार बोर्ड की परीक्षा में इसके इतिहास से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इतिहास से प्रश्न पूछा गया, उसमें क्या प्रश्न पूछा जाता है कि किन्हीं 5 वैज्ञानिकों के योगदान को समझाइए। तो सबसे पहले हम पादप कार्य की जनक जो स्टीफन हेल्स है उन्होंने ये बताया था प्रकाश संश्लेषण के अंदर कि CO2 और जल के उपयोग से पादप क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो ये एक अपना वैज्ञानिक का महत्व हो जाएगा। खैर वो अपन इतिहास में देख लेंगे 5 वैज्ञानिकों के नाम। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण, तो आप लोगों को पहले भी अपन काफी बार चर्चा कर चुके हैं। क्या पृथ्वी के ऊपर केवल मात्र हरे पादप, पृथ्वी के ऊपर केवल मात्र हरे पादप ही ऐसे स्रोत होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये तो एक साधारण परिभाषा होगी प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, यानी पादपों द्वारा जो भोजन बनाने की क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें तो हम क्या कह देंगे, अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण, या यूं कहे कि अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में कौन परिवर्तित करता है, तो हरे पादप करते हैं। अब देखिए प्रकाश यानी ये जो अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, जिसे हम क्या कह देंगे, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में हरे पादपों द्वारा भोजन निर्माण की क्रिया या कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की क्रिया, जिसमें ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखना, जिसमें ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। अब देखिए अभिक्रिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसे वातावरण से लिया जाता है, प्लस H2O जल अकार्बनिक पदार्थ है। हरे पादप, हरे पादप का मतलब क्या है, जिसमें क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित। और ये सूर्य का प्रकाश क्या बन गया, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो सह उत्पाद के रूप में अपने को प्राप्त होती है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, या हम यूं कहते हैं रोबिनोविच। क्या है, याद रखना अपने को, एक साइंटिस्ट का नाम है रोबिनोविच ने क्या बताया, रोबिनोविच ने ये कहा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का तो क्या होगा, अपचयन होगा, और जल का क्या होगा, प्रकाशिक अपघटन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन दाता यहां कौन हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश रासायनिक क्रिया होती है जिसे हम, अब देखिए इसका अपचयन हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। तो 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हम कह देंगे प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया है। अब देखिए क्या पढ़ना है अपने को, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण का इतिहास। तो इतिहास में जो प्रश्न पूछा गया अपन उसके हिसाब से ही चर्चा करेंगे। एक चीज और है, प्रकाश संश्लेषण आप लोगों को पता है, हम नाम ले रहे हैं प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण की क्रिया। तो इसमें 2 अभिक्रियाएं होंगी अपनी, एक प्रकाश की उपस्थिति में और एक अंधकार में, रात्रि में। ठीक है, उसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कह देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंतर्गत प्रकाशिक और अप्रकाशिक दोनों अभिक्रियाएं रेगुलर इंटरवल में होती है। अगर हम किसी पौधे को लगातार प्रकाश की उपस्थिति में रख दें, ठीक है, दिन में तो प्रकाश है ही, और रात को उसके समीप कोई बल्ब वगैरह जला के अगर रख दें तो वो अधिक लंबे समय तक जीवन यापन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि प्रकाश के साथ साथ उसको अंधकार की भी आवश्यकता होती है। तो रात्रि में उसमें ऑर्गेनिक एसिड का निर्माण होता है और दिन में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और इस दौरान जो भोजन बनता है उसी भोजन को ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हुए ये क्या करेंगे? ऑर्गेनिक एसिड का निर्माण करते हैं। इतिहास के अंतर्गत आप देखेंगे क्या है कि एक तो नाम ले लिया अपन ने किसका? स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स कौन है? पादप कार्यकी के जनक है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। प्रश्न जो पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में उसके हिसाब से अपन इतिहास को पढ़ रहे हैं कि प्रश्न आया था 5 वैज्ञानिकों के योगदान को दीजिए। तो दूसरे, अगर आप इन वैज्ञानिकों को जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं वो याद नहीं रहता है तो आगे अपन अप्रकाशिक अभिक्रिया में C3 C4 चक्र भी पढ़ेंगे। तो C3 चक्र केल्विन ने दिया था, C4 चक्र किसने दिया था? उन वैज्ञानिकों के नाम भी आप प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंतर्गत इतिहास में उनके योगदान को आप स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक तो ये हो गया अपना स्टीफन हेल्स, ठीक है। स्टीफन हेल्स ने क्या कहा कि पादप क्या करते हैं, या पर्णहरित के अंतर्गत CO2 और H2O से भोजन निर्माण की क्रिया होती है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में CO2 का अपचयन होता है, किसने बताया? सीनेबियर ने। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, किसने बताया? डी सेसर ने। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जैसे कि अपन ने पहले कहा कहां होती है? केवल मात्र हरे पादपों में। तो पर्णहरित उपस्थित होता है या पर्णहरित की उपस्थिति में ही भोजन निर्माण की क्रिया होती है, किसने बताया? ड्यूरोचेट ने। और प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या होगा? जल का प्रकाशिक अपघटन होगा। या योग है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, या योग है कि भोजन बनाने की क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है, किसने बताया? इंजन हाउस ने। और इंजन हाउस ने ही यह बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है। जॉन प्रिस्टले ने क्या बताया? जॉन प्रिस्टले ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में निकलती है, जो कि वातावरण को क्या करती है? शुद्ध करती है। ये इतना अपना इतिहास काफी है, और उसके बाद में जैसे जैसे अलग अलग अभिक्रियाएं आएंगी उनमें जो वैज्ञानिकों के नाम आएंगे वो भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण का स्थल। प्रकाश संश्लेषण का स्थल, कि प्रकाश संश्लेषण वास्तव में होता कहां है। तो पिछले साल आप लोगों ने एक कोशिकांग पढ़ा था, कौन सा? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है? हरित लवक में होती है। हरित लवक के बारे में एक दो विशेषता आपको बता दूं, फिर अपन इसकी संरचना पढ़ते हैं। हरित लवक, सबसे पहली बात, एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, ठीक है। कोशिकांगों को अपन 3 भागों में विभक्त करते हैं: दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, इकहरी झिल्ली वाले कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग। तो सबसे पहली बात, हरित लवक क्या है? एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, एक विशेषता। दूसरी विशेषता, 2 इस प्रकार के कोशिकांग कोशिकाओं में पाए जाते हैं जिन्हें अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं। एक बात, क्लोरोफिल और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों क्या है? अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग हैं। दूसरी बात, इनको अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग क्यों कहते हैं? तो ये आपको याद रखना है, वे कोशिकांग जिनमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। वे कोशिकांग जिनमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहलाते हैं। अब देखिए संरचना। तो संरचना की अगर अपन बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि हरित लवक क्या है? एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। तो 2 झिल्लियां बना देते हैं। सबसे पहले बाहर की तरफ बाह्य झिल्ली, अंदर की तरफ अंतः झिल्ली। बाह्य झिल्ली जो है वो सभी प्रकार के प्रोटीनों के लिए पारगम्य होती है, जिस प्रकार कोशिका भित्ति होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली जो है वो चयनात्मक प्रकार की होती है। अंतः झिल्ली के अंदर जो द्रव्य पदार्थ भरा हुआ रहता है, अंतः झिल्ली के अंदर जो द्रव्य पदार्थ भरा हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं?
स्ट्रोमा, उसे क्या कहते हैं अपन, स्ट्रोमा, या यही क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान स्ट्रोमा ही क्या है, हरित लवक का मैट्रिक्स है। उसके बाद में इसके अंदर जो अपन ने बात की क्या कि ये अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग है, तो ये क्या हो गया, इसका स्वयं का डीएनए हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ फास्फोलिपिड भी पाए जाते हैं, कुछ ऑयल ड्रॉप्स भी पाई जाती है, तेल बूंदे अपन कहते हैं। उसके बाद में जो दो मेन संरचना है हरित लवक की, कौन कौन सी, एक तो हो गई अपनी स्ट्रोमा और दूसरी होती है ग्रेना। ग्रेना क्या है, अगर हम सिक्कों को एक के ऊपर एक सिक्के रखें तो इस प्रकार के ढेर, सिक्कों के ढेर के समान जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेना। तो ये बन गए अपने ग्रेना, और ये ग्रेना क्या है, एक ठोस संरचना है, ठीक है। और ग्रेना जो है वो कई ग्रेना जो है आपस में कुछ नलिकीय तंत्रों के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जैसे ये बन गया, ठीक है, या ये बन गया, इसे थाइलेकोइड या स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं, स्ट्रोमा लेमिली। और ये क्या हो गया अपना ग्रेना, ठीक है, बहुवचन ग्रेनम, एक वचन ग्रेना। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत दो अभिक्रियाएं होती है, एक कोशिका में 20 से 40 तक हरित लवक की संख्या हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर दो अभिक्रियाएं होती है, कौन कौन सी, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो अब याद रखना, एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहां संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया थाइलेकोइड मेम्ब्रेन या ग्रेना के अंतर्गत संपन्न होती है। ये भी क्या है, ग्रेना का ही एक भाग है जो दो ग्रेना को आपस में जोड़ रहा है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन कह दे या ग्रेना कह दे, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में संपन्न होती है या कह दे थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। अब देखिए क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी अपन पढ़ेंगे, ये प्रकाश की जो आवृत्ति है, ठीक है। तो प्रकाश की आवृत्ति में से जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की जो आवृत्ति होती है, ध्यान से सुनना, ये भी एक नंबर का प्रश्न बन रहा है। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत क्या होता है कि हरित लवक जो है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, और इस प्रकाश को आगे मैं आपको बताऊंगा, इस प्रकाश को क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश भी कहते हैं। दृश्य प्रकाश का मतलब प्रकाश की वह मात्रा जिसमें हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। 400 नैनोमीटर पर बैंगनी रंग, उसके बाद में नीला रंग, फिर लाल रंग, ठीक है। नीले, बैंगनी और लाल रंग में सर्वाधिक मात्रा में क्लोरोफिल के द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, जिसे PAR प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है PAR क्या है, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण 400 से 700 नैनोमीटर के आवृत्ति का प्रकाश सर्वाधिक मात्रा में पादपों के द्वारा अवशोषित किया जाता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए, तो उसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहते हैं। आगे देखिए, पार्क एवं पान, ये फिर क्या हो गया, दो वैज्ञानिकों के नाम आ गए, तो ये भी आप इतिहास में ऐड कर सकते हैं। पार्क एवं पान नामक वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि ये जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, इसको भी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन कह सकते हैं। इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर सूक्ष्म गोलाकार बूंदें पाई जाती है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, आंतरिक सतह पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं उपस्थित होती है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं उपस्थित होती है, जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। तो ये एक नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ पे, क्वांटासोम किसे कहते हैं, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली सूक्ष्म गोलाकार बूंदों को क्वांटासोम कहते हैं। और यही क्या है,
प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। अब मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, क्वांटासोम। और प्रत्येक क्वांटासोम में क्या होता है, देखिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, प्रत्येक क्वांटासोम में 230 पर्णहरित, 230 पर्णहरित, और पर्णहरित भी कौन सा, 160 तो क्लोरोफिल ए और 70 क्लोरोफिल बी, 48 कैरोटीनॉइड्स, 46 क्विनोन, 116 फास्फोलिपिड और कुछ एंजाइम अणु पाए जाते हैं। और इनको अपन क्या कह सकते हैं, वर्णक कह सकते हैं। कोई भी वह पदार्थ जिसके कारण किसी भी सजीव संरचना में रंग उत्पन्न होता है क्या कहलाते हैं, वर्णक कहलाते हैं। ठीक है, तो क्वांटासोम में 230 पर्णहरित अणु, उनमें से 160 क्लोरोफिल ए, 70 क्लोरोफिल बी, 48 कैरोटीनॉइड, 46 क्विनोन, 116 फास्फोलिपिड और इसके अलावा एंजाइम वगैरह भी पाए जाते हैं। अगला अपना टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक, पादपों के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, पर्णहरित, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। ये सारे वर्णक क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इनमें से मुख्य रूप से क्या है, क्लोरोफिल है और फाइकोबिलिन्स और कैरोटीनॉइड्स जो है वो सहायक वर्णक कहलाते हैं। अब देखिए अपन एक एक वर्णक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पर्णहरित। पर्णहरित की खोज किसने की, विल स्टोटर, स्टॉल और फिशर। ये फिशर वही है जिन्होंने ताला चाबी सिद्धांत दिया था, आप लोगों को याद होगा, एमिल फिशर, और स्टॉल, स्टेनले हॉल, ठीक है, स्टॉल और विल स्टोटर। तो ये भी अपन इतिहास के अंतर्गत इन वैज्ञानिकों के नाम भी लिख सकते हैं। पर्णहरित की खोज ने किसने की, विल स्टोटर, स्टॉल और फिशर ने। पादपों के अंदर मुख्य रूप से 7 प्रकार के पर्णहरित पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। ये तो 5 कंटिन्यू आप याद रख लेंगे, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, और उसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन। ये 7 प्रकार के पर्णहरित अणु पाए जाते हैं। इनमें से एक बार बोर्ड के एग्जाम में क्लोरोफिल ए और बी के आप अणुसूत्र जो है वो भी याद रखेंगे। ठीक है, एक बार पूछा गया है, तो क्लोरोफिल ए का अणुसूत्र होता है C55H72O5N4 और Mg। ये क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल बी C55H70O6N4 और Mg। इसके अलावा क्लोरोफिल ए की संरचना भी पूछी जा सकती है और क्लोरोफिल ए बी में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो एक अंतर तो हो गया इनके अणुसूत्र में। दूसरा, अब देखिए पहले मैं संरचना बता देता हूं थोड़ी सी आपको क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल अणु की अगर संरचना आती है तो हम लिख सकते हैं कि क्लोरोफिल अणु के अंतर्गत क्या होता है, जो बैडमिंटन या लॉन टेनिस का अपना रैकेट होता है उसके समान इसकी संरचना होती है, जिसमें ऊपर की तरफ एक पोरफायरोल वलय रहती है और नीचे की तरफ एक फाइटोल श्रृंखला रहती है। और इस पोरफायरोल वलय के शीर्ष के ऊपर CH2 में समूह पाया जाता है, जबकि क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड समूह या CHO पाया जाता है। क्लोरोफिल ए का रंग जो है वो नीला हरा होता है, क्लोरोफिल बी का रंग पीला हरा होता है। एक बार पुनः क्लोरोफिल ए की संरचना समझ लीजिए कि देखिए ये है Mg, तो Mg आयन तो क्या होगा, इसके यो कह सकते हैं अपन मध्य में होगा मैग्नीशियम आयन, और इस मैग्नीशियम आयन के चारों तरफ क्या होगा, नाइट्रोजन आयन। और ये एक प्रकार से क्या करते हैं, पोरफायरिन वलय का निर्माण करते हैं। और इसके बाद में इससे नीचे श्रृंखला में इस प्रकार से CH2 CHO ये जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो पर्णहरित अणु की संरचना एक टेनिस या बैडमिंटन के रैकेट के समान होती है, जिसमें शीर्ष भाग का निर्माण पोरफायरिन वलय करती है, जबकि पूंछ भाग का निर्माण या हत्थे का निर्माण या डंडे का निर्माण जो है वो एक फाइटोल श्रृंखला के द्वारा किया जाता है। दूसरा अपना वर्णक है कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। इन दोनों को सहायक वर्णक भी कहते हैं, जो क्या करते हैं, वह प्रकाश ऊर्जा जो क्लोरोफिल अवशोषित नहीं कर पाता है, उस प्रकाश ऊर्जा को
सहायक वर्णकों के द्वारा अवशोषित करके और क्लोरोफिल को स्थानांतरित कर दी जाती है। कैरोटीनॉइड्स की खोज वेकेनरोडर ने गाजर में की थी, ये भी ध्यान में रख लेना। किसमें की थी? गाजर में की थी। ये भी अपने दो प्रकार के होते हैं, केरोटीन और जेंथोफिल। केरोटीन का सामान्य अणुसूत्र C40H56 होता है, जबकि जेंथोफिल का C40H56 और O2 अर्थात केरोटीन में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, जबकि जेंथोफिल में ऑक्सीजन भी पाई जाती है। केरोटीन का रंग जो है वो लाल होता है, उदाहरण लाइकोपीन, अल्फा केरोटीन, बीटा केरोटीन। इसी प्रकार जेंथोफिल का रंग जो है वो पीला भूरा होता है, उदाहरण ल्यूटीन, जियाजेंथीन, क्रिप्टोजेंथीन, नियोजेंथीन। इनमें से जो एक नंबर का प्रश्न बनता है वो यह है कि सभी पादपों में कौन से केरोटीन पाए जाते हैं? सभी पादपों में कौन से केरोटीन पाए जाते हैं? तो अलग अलग पादपों में अलग अलग है, लेकिन दो जो एक केरोटीन और एक जेंथोफिल है ना, वो दो कॉमन होते हैं, वो सभी पादपों में होते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो किसी पादप में अल्फा केरोटीन है, किसी में लाइकोपीन है, किसी में जियाजेंथीन है, किसी में क्रिप्टोजेंथीन है, लेकिन दो हमेशा उपस्थित रहेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? बीटा केरोटीन और ल्यूटीन। बीटा केरोटीन और ल्यूटीन समस्त हरे पादपों में पाए जाते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना, एक नंबर का प्रश्न बनता है। तीसरा अपना वर्णक है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स जो है इनके कारण नीला और लाल रंग होता है। रोडोफाइसी आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा है, शैवालों का एक समूह है। रोडोफाइसी जो है वो लाल रंग के शैवाल होते हैं, ठीक है। तो वो लाल रंग उनमें किसके कारण होता है? फाइको इरिथ्रिन के कारण रोडोफाइसी का रंग जो है वो लाल होता है। जबकि अपन ने एक उदाहरण पढ़ा है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल का नीला रंग जो है वो किसके कारण है? फाइकोसाइनिन अर्थात फाइकोबिलिन्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फाइको इरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। कैरोटीनॉइड्स दो प्रकार के, केरोटीन और जेंथोफिल्स। और पर्णहरित या क्लोरोफिल जो है वो 7 प्रकार के, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन। ये अपना हो गया प्रकाश संश्लेषी वर्णक। अगला अपना टॉपिक रहेगा प्रकाश की प्रवृत्ति, जिसे हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।